तो वेक्टर क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अब एक स्पेशल नोट लगा के मैं यहां लिख रहा हूं, कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि वो वेक्टर्स लॉ को फुलफिल करे, है ना। तो इट इज नेसेसरी फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नेसेसरी फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इट फॉलोज वेक्टर लॉ, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करे। अब सवाल ये है कि वेक्टर लॉ क्या होते हैं? वेक्टर लॉ जैसे कि आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा, है ना। वेक्टर लॉ का मतलब जैसे आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा, जैसे एक वेक्टर ये है तो ये वेक्टर की क्या हो गई? टेल, ये टेल हो गई, टेल का मतलब पूंछ, और ये क्या हो गया? उसका सर, हेड। दूसरा वेक्टर इस तरह से कनेक्ट होगा इससे यहाँ पर। तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट इस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है और ये आर है, तो इसको हम कहेंगे वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ। और अगर आप ऐसे बना देते हो, एक आपने ऐसे बना दिया और एक आपने ऐसे बना दिया, और इनका रिजल्टेंट आप बनाते हो और उसकी डायरेक्शन आप ये कर देते हो, तो ये गलत हो जाएगा, ये वेक्टर लॉ नहीं है, ठीक है, नॉट वेक्टर लॉ। तो कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो वेक्टर तभी होगी जब वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो कर रही होगी, यानी कि ये वाला जो लॉ है इसको फॉलो कर रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो करंट जो है उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो आप कहोगे कि साहब वेक्टर क्वांटिटी है, पर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, current is not a vector quantity because it does not follow vectors law, तो ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिख लेना भाई। हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत चंपू सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा, पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। विच करंट इज उसमें ऑप्शन में लिखा होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा होता है टेंसर, चौथा होता है नन ऑफ द अबव। तो क्योंकि आपको लगता है कि डायरेक्शन भी और वेक्टर भी है, आप ऑप्शन लगा के आते हो वेक्टर और गलत हो जाता है मामला। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? स्केलर। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, आज तो मैं ग्रुप नहीं बना पाया, कल की क्लास के पहले मैं ग्रुप बना दूंगा। तो आज तो मैं थोड़ा जल्दी में था और ये सर्वर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो कल मैं ग्रुप्स वगैरह बना दूंगा, तो फिर वो प्रॉपरली सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो करंट कौन सी क्वांटिटी? करंट स्केलर क्वांटिटी है ना, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक की बात समझ में आ गई सारी? यहां तक क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अच्छा, ये जो लॉ लिखा है ना मैंने, ये वाला लॉ, वेक्टर लॉ जिसको मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, ये जो लॉ लिखा है ना मैंने, जिसमें a प्लस बी इक्वल्स टू आर है या r इक्वल्स टू a प्लस बी है, इसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन लॉ। ये छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं, इनको याद रखना है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन मरवा देते हैं। आपको ऐसा लगता है यार ये कौन सा चंपू क्वेश्चन है, इतना कौन पूछेगा जीवन में, पर ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में रखे हुए पाए जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार
या तो ऐसा है या ऐसा है, मतलब दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होते हो। अब आ जाओ आप टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास नल वेक्टर। सेकंड हमारे पास आ जाता है नल वेक्टर। नल जो शब्द है, नल, नल का मतलब है जीरो। नल पानी वाला नल नहीं भाई, एक नल पानी वाला भी होता है, वो पानी वाले नल की बात नहीं चल रही है। तो नल वेक्टर जिसका मतलब होता है जीरो, तो ऐसा वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल, जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट का मतलब है एंड पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका को इंसिडेंट पॉइंट, को इंसिडेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर आकर खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो ऐसे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, तो इनको क्या कहा जाता है, नल वेक्टर्स कहा जाता है। तो नल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो, और डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी हो जाती है, क्योंकि ये घूम गया यूं, तो डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी हो जाती है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, नल वेक्टर कहलाते हैं। तो वेक्टर्स हैविंग कोइंसिडेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, कोइंसिडेंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट, दोनों क्या हो जाते हैं, कोइंसिडेंट, यानी कि सेम हो जाते हैं, और मैग्नीट्यूड उनका क्या हो जाता है, जीरो, i.e. मैग्नीट्यूड इज जीरो, एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री, तो उनको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर का मतलब जीरो वेक्टर, उनके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो उनको हम कहेंगे नल वेक्टर। तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसका आपको दुनिया जहान बार यूज करना है, आपको लगभग हर क्वेश्चन में इसका यूज करना है, जिसको कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। अगला आएगा यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन बतानी है तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन आ जाती है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर के लिए और क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन या यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। मान लो कोई वेक्टर है ए, उसका यूनिट वेक्टर आपको बताना है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज, तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे शो करोगे, ए के ऊपर, जैसे ए है तो ए का यूनिट वेक्टर लगाने के लिए उसकी आपने ए के ऊपर कैप लगा दिया, ऐसे कैप, तो इसको हम कहेंगे ए का यूनिट वेक्टर। और ये कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी है और आपको उसको वेक्टर में बदलना है, तो उसके लिए आप उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी में। तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, और किस तरह से लिखा जाता है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अगर कोई क्वांटिटी है आर कैप, तो आर कैप का मतलब हो गया आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, यहां तक की बातें क्लियर है सभी?
अब इसके बाद फोर्थ नंबर की आती है हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। फोर्थ जो आता है मेरे पास वो क्या आता है, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर को कैसे समझे, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी। ए और बी की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर सेम, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड बी जो है वो बराबर है 1/a के। बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल है, या ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल है। ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होगी पर उनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे कौन सा वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। तो उनको हम क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, but their magnitude are reciprocal, then they are called reciprocal vector। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये मेन चार चीजें हमने बात की। एक बात की इक्वल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होते हैं, और एक और आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, पर डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। नेगेटिव वेक्टर having same magnitude but opposite direction, having same magnitude but opposite direction are called negative vectors, है ना, आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि इसका एग्जांपल आप पकड़ सकते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर जो फोर्स बनाते हैं, न्यूटन का जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम में एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है, उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक्शन रिएक्शन पेयर की जब भी बात होती है तो आपको ये पता होगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर में उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बनाते हैं, नेगेटिव वेक्टर बनाते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये जो हमने बात की, ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की टाइप्स ऑफ वेक्टर की, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं। तो एक हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर, फिर हमने पढ़ा कि दूसरा जो वेक्टर था नल वेक्टर, तीसरा हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर, चौथा हमने पढ़ा रेसिप्रोकल वेक्टर, और पांचवें नंबर का जो वेक्टर हमने पढ़ा वो था हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को? देखिए जी, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की। तो प्रोडक्ट्स में भी पहले हम
दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। एक वेक्टर लिया मैंने ए एंड एक वेक्टर लिया मैंने बी। इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यानी कि इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा, एंगल के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला क्यों जा रहा है, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जा रहा है कि जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये जो क्वांटिटी बनेगी ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी, ये जो क्वांटिटी बनेगी ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी। यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। ये जो क्वांटिटी बनेगी ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सिर्फ इसी कारण इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कई बार आपसे क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकलवाई जाएगी, कई बार आपसे क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकलवाई जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ए डॉट बी और अपॉन क्या कर दोगे, ए बी। कॉस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ए डॉट बी करके आप क्या कर दोगे, अपॉन ए बी। तो वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन जो बनता है, होने को तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो देख लेते हैं। पर पहले इसके पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि मैं लिख रहा हूं ए डॉट बी, है ना, तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। और अगर मैं लिख दूं बी डॉट ए, तो बी डॉट ए भी किसके बराबर होगा, बी ए कॉस थीटा। यानी कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी बराबर बी ए, और आप क्या बोल सकते हो, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो इस चीज को कहा जाता है कम्यूटेटिव। इस चीज को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव। तो आगे से कभी आपसे कोई पूछे कि जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है क्या वो कम्यूटेटिव होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब इनको आगे पीछे इनकी पोजीशन चेंज करके लिखा जा सकता है, इनके रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, इनका रिजल्ट वही सेम आएगा। यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या रहेगा, बी डॉट ए ही रहेगा। ए डॉट बी बराबर क्या रहेगा, बी डॉट ए ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मान लो ए डॉट, ये लिख दिया मैंने बी प्लस सी, ऐसे करके लिखा मैंने। तो ए डॉट बी प्लस सी का मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख पाऊंगा ए डॉट बी, और इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट सी, है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने। ए का दोनों के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, पहला। दूसरा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, दोनों आपको याद रखनी है। अब आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो उस केस में कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। और थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना। ये कंडीशन क्या होगी, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, इस केस में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री मतलब कॉस 180 डिग्री।
कॉस 180 डिग्री मतलब -1 आपके पास आंसर आ रहा है। तो इस केस में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तीसरा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कंडीशन है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा के लिखता हूं, जैसे मैं अगर यहां लिखूं केस फर्स्ट, तो अगर मैं केस फर्स्ट लिखता हूं कि व्हेन बोथ आर पैरेलल, तो व्हेन ए पैरेलल टू बी, तो ए पैरेलल टू बी है, तो उस केस में ए डॉट बी बराबर हमने लिखा ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से बन जाएगा ए बी, यहां से बन जाएगा ए बी। अच्छा, यहां से क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट ए की वैल्यू कितनी है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, या a1 आई कैप, ये हो गया b1 जे कैप, और ये हो गया c1 के कैप। इसी तरह से एक वेक्टर है आपके पास b, ये वेक्टर है a2 आई कैप, ये हो गया b2 जे कैप, और ये हो गया c3 के कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होगी। तो दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, तो फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बनती है जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 2a2 आएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा आपको, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, ए वेक्टर आपको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, और बी वेक्टर आपको लिख के दे दिया 4i कैप प्लस यहां लिख दिया आपको, यहां पर आपको दे दिया मान लो बी जे कैप और प्लस 8k कैप, ऐसा कुछ दे दिया। आपको बोला है यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो बी की वैल्यू बताओ। तो इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, देन वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू बताओ। तो उस केस में आपको क्या लगाना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये कंडीशन लगाओगे। तो ये कंडीशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/4 इक्वल्स टू यहाँ क्या बन जाएगा 3/b, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 4/8। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कोई भी एक उठा लो, 1/2 इक्वल्स टू 3/b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, पर ये कंडीशन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहती है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, जो यूनिट वेक्टर्स के कॉफिशिएंट है उनका रेशो आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यानी कि i के कॉफिशिएंट्स a1 और a2 का रेशो बराबर हो जाता है b1 b2 के रेशो के बराबर c1 c2 के रेशो के। क्या ये मेरी बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, आपको ये पता होगा कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस।
पहले केस में जिसमें मैंने आपको ये बताया ए बी के पैरेलल है, तो उस केस में हमारे पास ये कंडीशन बनती है। एक और कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। केस 2 मैं यहां पर बना रहा हूं, केस 2। केस 2 व्हेन ए परपेंडिकुलर टू बी, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस केस में जब आप ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी हो जाएगा 0। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और एक वेक्टर आपको दिया है बी, और बी वेक्टर है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप और C2 के कैप, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो A डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ये कंडीशंस मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो ऐसा लिखा होगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। इसी तरह से आपसे ये कंडीशन पूछ ली जाएगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक क्लियर है? आगे देखो भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अच्छा, ये आपको पता होगा आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट जे इक्वल्स टू 0। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी मैं लिख देता हूं कि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 और के डॉट के इक्वल्स टू 1। इसी तरह से आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0, या फिर जे डॉट आई लिख लो तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो मुझे लगता है आपको पता होगा। चलो भाई अब क्वेश्चन करा जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन निकाल के बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन निकाल के बताना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मैं एक मिनट अभी निकाल लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये लो भाई, क्वेश्चन है ये देखो भाई क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है द रेंज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एक्स की क्या रेंज हो कि एंग जो वेक्टर दिए, ए वेक्टर दिया है 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दिया है 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये ऑप्ट्यूस हो। ऑप्ट्यूस का मतलब है एंगल की वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो। तो एक्स की किस वैल्यू के लिए कंडीशन पॉसिबल है? ऑप्ट्यूस का मतलब क्या है? ऑप्ट्यूस, तो फॉर ऑप्ट्यूस एंगल, ऑप्ट्यूस एंगल का मतलब है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, और 90 से 180 के बीच में कॉस थीटा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, और फॉर दिस वैल्यू कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होता है।
90 से 180 के बीच में कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब ए डॉट बी जब आप करोगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो इट शोज दैट कि जब आप ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इस केस के अंदर ए डॉट बी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी करना है, उसके बाद कंडीशन बनेगी लेस देन 0 वाले की, वो आइडेंटिटी बनेगी, उस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। तो यहां पहले आप ए डॉट बी कर लो, तो ए की वैल्यू लिख लो। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2x² आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी के साथ। तो बी क्या है, 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप। तो इसका पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और वो डॉट प्रोडक्ट को लेस देन 0 कर दो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा 7 दूनी 14, 14x², 4x को करो 2j के साथ, तो ये बनेगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ k का k के साथ तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 14x² माइनस 7x, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से कॉमन ले लो 7x, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इसको किसके लेस देन 0 करना है, इसको क्या करना है, लेस देन 0 करना है। तो यहाँ आपके पास कंडीशन बन गई 7x और इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0, है ना। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, x 2x माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हो। अब लेस देन 0 बनाना है, तो लेस देन 0 के लिए दो केस बनेंगे, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 पॉसिबिलिटीज, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। भाई लेस देन 0 की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या कि यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में 2x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सीधी सी बात है। तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यदि x लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, 2x माइनस 1 लेस देन 0 हो, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, x लेस देन 1/2, क्या बन जाएगा, x लेस देन 1/2। तो यहां से हमारे पास जो रेंज बनेगी वो रेंज क्या बनेगी, x 0 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, तो पहली हो गई। दूसरी क्या बनेगी कि x 0 से छोटा हो और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो उस केस में x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1/2 हो तो ये तो बनेगा नहीं। तो कौन सी रेंज बनेगी हमारे पास, 0 से 1/2। कौन सी रेंज बनेगी, 0 से 1/2। तो कौन सी रेंज बन जाएगी, 0 से 1/2, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। बोलो भाई, आ गया कि समझ में, जल्दी बताओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर है p गिवन, एक वेक्टर है p, और p वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपको दी है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये p वेक्टर की वैल्यू है। फिर एक वेक्टर दिया है आपको q वेक्टर, और q वेक्टर की जो वैल्यू है वो है i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। उसके बाद एक वेक्टर आपको दिया है r वेक्टर, r वेक्टर की वैल्यू आपको दी है 3i कैप और माइनस k कैप। ये 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं i, j और k।
अब इसमें ये बोला है कि एक वेक्टर v है कोई जो कि p और q के ऑर्थोगोनल है ना। अ वेक्टर p, अ वेक्टर v अ वेक्टर v which is orthogonal to वेक्टर p एंड q, वेक्टर p एंड वेक्टर q जो p और q के ऑर्थोगोनल है, और हैविंग यूनिट स्केलर प्रोडक्ट विद r एंड हैविंग यूनिट स्केलर प्रोडक्ट with r, unit scalar product with r, then vector v is, तो उस केस में वेक्टर v जो है वो क्या होगा, हमें बताना है कि वेक्टर v क्या बनेगा। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और अपॉन 4, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप अपॉन 4। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 4, ये हमें दिया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 5k कैप अपॉन 4। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, कौन सा आएगा। देखो साहब, यहां पर लाइन पकड़ो, लाइन, ये वाली लाइन को पकड़ो, ये वाली। इसमें बोला है एक वेक्टर v है जो ऑर्थोगोनल है वेक्टर p और q के, एक वेक्टर v है जो ऑर्थोगोनल है वेक्टर p और q के। अभी आगे चल के हम एक प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट c के बराबर आता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मान लो c के बराबर आता है। तो c वेक्टर क्या शो करता है, तो वेक्टर c इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर a एंड b, वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो इसका, इस बात का क्या मतलब है कि जो c वेक्टर है वो a और b के ऑर्थोगोनल है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है p और एक वेक्टर है q और एक वेक्टर r है। वेक्टर v एक वेक्टर है जो कि p और q के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को v वेक्टर निकालना है तो v वेक्टर क्या होगा, v वेक्टर p और q के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर उसमें एक लाइन ये बोली है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको जब वेक्टर r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है। इसको जब r के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका कराओगे, हैविंग यूनिट स्केलर प्रोडक्ट, इसका जब r के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यूनिट दिया हुआ है तो सबसे पहले आप वेक्टर v को आइडेंटिफाई कर लो। तो वेक्टर v निकालो आप, तो वेक्टर v जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वेक्टर p और वेक्टर q के क्रॉस प्रोडक्ट के। वेक्टर p और वेक्टर q के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया नहीं है तो इसलिए इसको बाद में कर लेंगे, हालांकि आप लोगों को आता भी होगा। उसके बाद आप क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो इसका। तो इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लो, तो इसका यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा v वेक्टर अपॉन v का मॉड, यानी कि p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर इसमें पूछा है, फिर इसमें बोला गया है आगे कि जो वेक्टर v है उसका p के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो वेक्टर v जो है, वेक्टर v उसका p के साथ डॉट r के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1 है, ये गिवन है। तो फिर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, फिर हमें वैल्यू बतानी है किसकी, जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। तो इसमें दोनों वेक्टर्स का एप्लीकेशन यूज हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का भी और क्रॉस प्रोडक्ट का भी। अब क्योंकि हालांकि करने को तो तुम कर सकते हो, तुम्हें आता होगा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर भी अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बताएं, क्रॉस नहीं बताएं, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद
वापस से करा दूंगा इस क्वेश्चन को। तो अभी इसके लिए मैं एक पेज छोड़ रहा हूँ, अभी पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए एक पेज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना ही बचा है, एक पन्ने का बचा है, इसमें आंसर इसका खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं ये पहले पूछ लेता हूँ तुमसे कि क्या तुम्हें डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वो क्लियर है? साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बता दो? क्वेश्चन की दो पॉसिबिलिटी किसकी? ये वाले क्वेश्चन की, ये वाले, अच्छा ये दो पॉसिबिलिटी आई है जो, देखो ये, अच्छा ये पूछ रहे हो, ये देखो भाई, अगर मैं प्लस प्लस करता हूं तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन क्या आएगा? प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन आएगा प्लस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन क्या आएगा? माइनस। हमारे पास यहां पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो आइडेंटिटी कह रही है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होना चाहिए। हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है वो ये बन रही है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो होने का मतलब है नेगेटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव कब हो सकता है? जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यदि x पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यदि x नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला जो है 2x माइनस 1 वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी बनाई है। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका मेरे को आंसर करना। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, और कई बार ये कई लोगों को फंसा चुका है अलग अलग एग्जाम में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो इसका आंसर बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो पहला ऑप्शन है ए डॉट बी वेक्टर, दूसरा ऑप्शन है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, तीसरा ऑप्शन है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और डी ऑप्शन जो है वो है ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो क्या आंसर आएगा? ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, बी डॉट ए वेक्टर अपॉन ए, और ए क्रॉस बी अपॉन बी। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? बी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपसे पूछा जाएगा ए वेक्टर का बी पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो उसको आप लिखोगे ए डॉट बी अपॉन बी। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसको आप क्या लिखोगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए। अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा है, पर अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे फंसा के दे दूं, कैसे कि आपको दो वैल्यू दे दूं, ए वेक्टर की वैल्यू दे दूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप,
और बी वेक्टर की वैल्यू दे देता हूं मैं a1i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, और आपसे पूछ लूं कि a का b पर प्रोजेक्शन बताओ, तो उसके वो दोनों आंसर वहां पर होंगे जो आप सोच सकते हो। और इस केस में कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है, चाहे एग्जाम प्रेशर की बात कर लो, एग्जाम फोबिया कह लो, चाहे फिर लैक ऑफ रिवीजन की बात कर लो, तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो गलत हो जाती हैं, सिली मिस्टेक कह लो या लैक ऑफ रिवीजन, कुछ भी नाम दे सकते हो आप उसको, तो ये गलतियां नहीं करनी है ना। तो प्रोजेक्शन ए का बी पर आएगा ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और बी का ए पर आएगा बी डॉट ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाला जा रहा है उसके यूनिट वेक्टर के साथ उस वेक्टर को क्या कर देना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करा देना है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। और जब हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की तो यहां पर जो हमने प्रोडक्ट किया, वो जो डॉट प्रोडक्ट किया उसमें हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया। अब यदि मेरे को तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पर उसके पहले हमें वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना होगा, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बाद बात करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाएगा, वो किया जाएगा ए क्रॉस बी, और आपके पास मान लो कोई सी वेक्टर आ रहा है, तो ये सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल का साइन, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर ईटा। तो ये जो ईटा वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, क्योंकि इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आया था वो स्केलर क्वांटिटी था, केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, तो इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोला गया। इसी तरह से यहां पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए क्रॉस बी बराबर सी, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैं टॉर्क का एग्जांपल लूं, है ना, एग्जांपल से समझाऊं इसको, तो मान लो मैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहा हूं ऐसा, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया, ये बनाया एक्स, ये बनाया वाई, और ये बनाया मैंने जेड। तो यहां पर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जिसको मैंने बोला आर, और ये मेरे पास एक फोर्स हो गया। तो आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ करोगे तो आर की डायरेक्शन में आपने उंगलियों को फैला दिया ऐसे, और एफ की डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिया, तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यानी कि ये जो जेड वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, टॉर्क कहलाएगी। ये क्या बनेगा, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये परपेंडिकुलर है आर के भी, और ये जो टॉर्क है ये परपेंडिकुलर है एफ के भी। तो ये टॉर्क आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है। तो जो मैं कह रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आता है, वो ये शो करता है कि ये दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको ये टॉर्क वाला बता दिया
तो मेरे बात ध्यान में आ गई? तो ध्यान में आ गई तो मैं बता देता हूं आपको, याद रखना उस चीज को। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, उनको हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स फॉर विच देयर डायरेक्शन is along to axis of rotation, they are called axial vectors। उनको axial vectors कहा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से axial वेक्टर का एग्जाम्पल कौन है। तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया टॉर्क, इसका एग्जाम्पल हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये इनका एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब थीटा की वैल्यू यदि 0 हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 180 डिग्री है, तो उस केस में साइन थीटा कितना होगा? 0 होगा। साइन थीटा 0 होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में वेक्टर्स बोले जाएंगे कोलिनियर। तो इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा भाई? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? दूसरी कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा किसके? ए बी के। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी के, और ये कौन सी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज, ये दूसरी कंडीशन हो गई। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर आप लिख रहे हो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये सही है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये सही लिखा हुआ है। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। तो इट शोज दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है
तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं पर कम्यूटेटिव नहीं होते। वहीं अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। फिर एक तीसरी चीज, अगर मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? के। अगर मैं लिख रहा हूं जे क्रॉस के, तो वो किसके बराबर होगा? आई। अगर मैं लिख रहा हूं के क्रॉस आई, तो वो किसके बराबर होगा? जे। और यहां ध्यान से देखो, साइकिल चल रही है, आई जे के आई, के आई जे। अगर साइकिल को आपने थोड़ा भी चेंज किया, यानी कि एंटी साइक्लिक किया, एंटी साइक्लिक का मतलब है अगर आप लिखते हो जे क्रॉस आई, तो ये बराबर होगा माइनस के। अगर आप लिखते हो के क्रॉस जे, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस आई। अगर आप लिखते हो आई क्रॉस के, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस जे। इसी तरह से अगर आप लिखते हो आई क्रॉस आई, तो ये बराबर हो जाएगा जीरो। अगर आप लिखते हो जे क्रॉस जे, तो ये बराबर हो जाएगा जीरो। और अगर आप लिखते हो के क्रॉस के, तो ये बराबर हो जाएगा जीरो। क्या यहां तक क्लियर है? हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, उस वेक्टर ए की वैल्यू है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप, b1 जे कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप। एक वेक्टर है हमारे पास b, वेक्टर b की वैल्यू है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस c2 के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है। तो एक तो तरीका है कि जो कन्वेंशनल मेथड है, ए क्रॉस बी कराऊं, आई क्रॉस आई कराऊं, जे क्रॉस जे कराऊं, के क्रॉस के कराऊं। और एक सिंपल सा तरीका है इनका डिटर्मिनेंट निकाल दूं, यानी कि यहां लिख दिया मैंने आई, यहां लिख दिया जे, यहां क्या लिख दिया के, यहां लिख दिया a1, यहां लिख दिया a2, यहां लिख दिया यहां a1 b1 और c1, यहां लिख दिया a1 b1 c1, a1 b1 c1, यहां लिख दिया मैंने a2, यहां लिख दिया b2 और यहां लिख दिया c2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a1 i1 आई कैप सॉरी, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस जे कैप ये हो जाएगा c1 b2 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप करेंगे तो ये बन जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2 और प्लस यहां के कैप जो है वो क्या बन जाएगा? a1 b2 माइनस b1 a2। क्या ये क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि बाद में करेंगे, ये वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वेक्टर v बताना है आपको, वेक्टर v। तो वेक्टर v किसके बराबर है? p क्रॉस q अपॉन p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका ये डॉट प्रोडक्ट करके देखना है। डॉट प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप ये क्रॉस चेक करके देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। आंसर जो है वो आपका ए आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? ए आंसर आना चाहिए। क्या ये कर लोगे अब? हाँ जी, क्या कर लोगे अब? इसको निकाल ही देता हूं मैं। चलो यहां पर वी वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो वी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आई जे के और p की वैल्यू कितनी है? 2i 3j।
तो 2i3j, p की वैल्यू है 2i3j, तो 2 और ये -3 और ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद q की वैल्यू है ij और माइनस का k, तो ये वैल्यू हो गई 1 1 और -1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा i कैप, ये बन जाएगा प्लस का 3 माइनस का 0 माइनस ये j, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 0 और फिर प्लस के, तो यहाँ से बन रहा होगा ये 2 और प्लस का 3। हाँ, तो यहाँ से बनेगा 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप और प्लस का 5k कैप। देखना भाई कहाँ से मैच कर रहा है, 3 2j 5k, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन सीधा सीधा मैच हो रहा है ना। तो वैसे ही मैच हो गया, ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़ा। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इज इट क्लियर? ये करो भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, करना जरा करो, इसमें 2-5 मिनट लो, फिर मैं तो कराऊंगा ही, करो ये क्वेश्चन करो। अपॉन 4 कैसे आया, 4 नहीं है वो, 4 कैसे आया, मैग्नीट्यूड निकाल दो ना यार उसका, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। 4 नहीं होगा वो 14 होगा। एक मिनट रुको, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है क्या? ये मैग्नीट्यूड 38 लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एक बार इसका सही कर लेना आप, ये क्वेश्चन सही कर लेना। ये 25 और 4 29 और 9 38, ये 38 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में सही कर लेना है, इसको 38 कर लेना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। वेक्टर v जो है हमारे पास, वेक्टर v वेक्टर की जो वैल्यू है वो बन गई है अपने पास कितनी, वो बन गई 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 38। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है हैविंग यूनिट स्केलर प्रोडक्ट विद r, वेक्टर v का r के साथ यूनिट स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर v का r के साथ यूनिट स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा वेक्टर v डॉट r इक्वल्स टू 1, तो ये हमने निकाला है यूनिट वेक्टर, ये हमने निकाला है यूनिट वेक्टर। तो अब क्या करो आप, यहां पर v वेक्टर को आप क्या लिख लोगे, v का मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू 1। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने कितनी लिख ली, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने लिख दी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन ये हो गया अंडर रूट 38। और जो r वेक्टर है हमारे पास, वो r वेक्टर कहाँ गया, कहाँ भाग गया भाई, ये रहा। r वेक्टर है 3i कैप माइनस k कैप, तो ये है 3i कैप माइनस k कैप,
तो ये 1 बनना चाहिए अपने पास। और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो v का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना बनेगा, 3 3 जा 9 और 5 माइनस का अपॉन √38 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से v का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा √38/4। v का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √38/4। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर पूछा हुआ, इसमें करेक्शन कर लो, इसमें यूनिट वेक्टर पूछा हुआ, यूनिट वेक्टर। देन वेक्टर v इज, वेक्टर v के ऊपर वो लगा लो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वाला साइन लगा लो। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, v का मैग्नीट्यूड आ गया 38/4। तो 38/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यूनिट वेक्टर के साथ, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना। यूनिट वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और अपॉन ये कितना था 38। तो 38 से 38 कट गया तो हमारे पास वेक्टर v आ गया। सही बात है भाई, सही है भाई, सही क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, अपॉन 4। सही है क्वेश्चन, सही है एकदम, ये 4 ही करो। देखो पहले हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आई, पहले हमने क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आई वो ये बन के आई थी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन √38। फिर इसका r के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट कराया, यहाँ से हमें वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम वेक्टर v की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर v। तो वेक्टर किसके, v जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर v जो है वो बराबर है वेक्टर v का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लिकेशन है किसका, डॉट यूनिट वेक्टर का। v का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। तो v का मैग्नीट्यूड कितना आया, √38/4 और जो यूनिट वेक्टर है वो कितना आया था, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन √38। तो √38 से 38 कट गया तो v वेक्टर क्या बन गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 4। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। क्या समझ में आ गया ये अब? हाँ भाई जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट हो जाओ, ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। फॉर एनी वेक्टर v द वैल्यू ऑफ a क्रॉस i के मॉड का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j के मॉड का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k के मॉड का स्क्वायर। देखो भाई सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना अपने एंड पर जो कर रहे हो। वेक्टर a को आप मान लो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये वेक्टर a मान लो आप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दो वेक्टर a का किसके साथ, i के साथ। तो जब आप i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो एक बार मैं पूरा करके बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराओ आप आई कैप के साथ। तो आई कैप के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो A1 इंटू क्या बन जाएगा, 0। यहां बनेगा A2 और ये बनेगा J क्रॉस आई प्लस ये A3 और ये बनेगा K क्रॉस आई। तो ये हो गया 0, J क्रॉस आई क्रॉस J होता है K, J क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस K। तो ये बनेगा माइनस A2 K कैप प्लस यहां पर A3, K क्रॉस आई क्या होता है, J है ना, आई क्रॉस K क्या होगा, माइनस J, K क्रॉस आई क्या होगा, J। तो ये बनेगा A3J। तो यहां से जब आप A क्रॉस आई कैप कराओगे तो ये बन के आएगा A3 या माइनस का A3, पहले J कैप को पहले लिख लो। तो ये बन के आएगा A3J कैप माइनस A2 K कैप, ये बन के आएगा। और इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, A क्रॉस आई का स्क्वायर। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, यानी कि अंडर रूट A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, A3 स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है। अब आप निकाल लो A क्रॉस J। तो A क्रॉस J का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो A क्रॉस J का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और इसी तरह से जब आप A क्रॉस K का स्क्वायर निकालोगे तो वो बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। वो क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करना है A क्रॉस I का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A क्रॉस J के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और प्लस A क्रॉस K के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, प्लस ये बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और प्लस ये बनेगा A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि A का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, है ना, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी चाहिए नहीं। अच्छा ये बताना एक क्वेश्चन, इसका आंसर करना जरा। Which of the following vector is orthogonal to vector ai cap plus bj cap where a and b are constants and I and j are unit orthogonal vectors? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो हो जाना चाहिए तुमसे। ये चेक करने के लिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। दो वेक्टर मतलब ऑप्शन उठा के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो वही वेक्टर आंसर हो जाएगा। पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट कराओ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कराओ माइनस बी आई कैप से और प्लस ए जे कैप से। ऑर्थोगोनल के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो ये बनेगा माइनस ए बी पहला वाला, और ये बन जाएगा बी ए। तो ये 0 हो गया, तो पहला वाला ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर तो ए ही हो गया, पहला ही आंसर हो गया। दूसरा करा के देखो, दूसरा कराते हो, दूसरा ऑप्शन ए आई कैप प्लस बी जे कैप
का डॉट प्रोडक्ट कराओ माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो जीरो हो नहीं रहा तो ये तो खत्म हो गया। ऐसे ही तीसरा वाला भी कैंसिल हो जाएगा, चौथा वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ आ गया ये? हाँ जी, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? चले भाई, तो अब हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा कि हमारे पास तीन वेक्टर होंगे। कितने वेक्टर होंगे? तीन वेक्टर होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट भी होगा और वेक्टर प्रोडक्ट भी होगा। तो हमारे पास मान लो तीन वेक्टर्स हैं, तो लेट थ्री वेक्टर्स, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, जरूरी नहीं मैं ऐसे लिखूं, आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मेरे को एक सीधा सीधा कॉम्बिनेशन दिख रहा था इसलिए मैंने ये बना दिया। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जो सॉल्यूशन है ये किसके बराबर होगा, यहां लिखा मैंने ए एक्स, यहां लिखा मैंने ए वाई और यहां लिखा ए जेड। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। तो ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ये हो जाएगा बी जेड और ये हो जाएगा सी एक्स, ये हो जाएगा सी वाई और ये हो जाएगा सी जेड। तो इसका डिटर्मिनेट निकाल देंगे तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी और सी, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देता हूं। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। साइकिल चल रही है, साइकिल ध्यान रखना, बी डॉट सी क्रॉस ए और ये हो जाएगा सी डॉट, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ये बराबर हो गए ए बी सी, बराबर हो गया क्या, बी सी ए और क्या बराबर हो गया, सी ए बी। तो ये साइकिल में लिखा है, साइकिल में साइक्लिक ऑर्डर है ये। अगर साइकिल थोड़ी भी इधर उधर हुई तो आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, साइक्लिक ऑर्डर के लिए, सिर्फ किसके लिए है, साइक्लिक ऑर्डर के लिए। यदि तीन वेक्टर्स एक दूसरे के कोप्लेनर हैं, तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी और तीनों कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। दूसरा पॉइंट, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर्स, यदि ये तीनों कोप्लेनर हैं, ए बी सी आर कोप्लेनर, देन ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यदि ये कोप्लेनर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। ये वन लाइन के जो मैं लिख रहा हूं ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह से आपको तीन वेक्टर्स दे दिए जाएं और आपको बोल दिया जाए वॉल्यूम निकालो पैरेललोपाइप्ड का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड
तो वॉल्यूम जो है उसका किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये सीधे जो मैं लिख रहा हूं नोट में, वन लाइनर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हुए क्वेश्चन है, जिनको डायरेक्ट आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा गया हुआ है। तो ये तीनों मैंने लिख दिया है। कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर आपसे निकलवाया जाएगा तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, और उसका क्या लगा देना, मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट निकाल देना है ना, क्योंकि जो वॉल्यूम निकालोगे वो उसमें तो होगा नहीं, किसमें, वेक्टर में तो होगा नहीं, आई जे के कैप के फॉर्म में, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा पैरेलल पाइप्ड का। फिर आता है स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें जो आइडेंटिटी बताऊंगा वो आपको याद रखनी है, वो गलत कर ही नहीं सकते आप। अगर वो आपने गलत की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें आइडेंटिटी एक बता रहा हूं आपको, वो आपको याद रखनी है, उसको आपको किसी भी हालत में गलत नहीं करना है। हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए बी और सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये किसके बराबर होगा, पहले आप लिखोगे बी, बाहर लिख दिया आपने, डॉट लगाया ए, और क्या करना है बी सी, बी बाहर लिख दिया आपने बी, और ए का डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, सी के साथ, बी को बाहर लिखा, और ए का डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, सी के साथ। अब किसका नंबर है, माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद सी को बाहर निकाल दो, और ए का डॉट प्रोडक्ट करा दो सी के साथ। ए का डॉट प्रोडक्ट करा दो किसके साथ, सी के साथ तो करा लिया ना, बी के साथ। तो ए का डॉट प्रोडक्ट करा लो किसके साथ, बी के साथ। तो यही ऑर्डर आपको याद रखना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। तो ये आइडेंटिटी भी है, ट्रिपल वेक्टर आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, बहुत काम आएगी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसका यूज होते हुए हम देखेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले बी को बाहर निकाल लो ए डॉट सी, फिर सी को बाहर निकाल लो ए डॉट बी। इसका मतलब ये है, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर है जो कि कोप्लेनर है किसके साथ, बी और सी के साथ, बी और सी के साथ कोप्लेनर है और ए के परपेंडिकुलर है। तो इट रिप्रेजेंट्स it represents it represents a vector is coplanar with b and c and perpendicular to a बी और सी के कोप्लेनर है और ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसको ऐसे याद करके मत बैठ जाना। अगर मैं यहां ऐसे लिख देता हूं बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो उसका मतलब है कोई वेक्टर है जो सी और ए के कोप्लेनर है और बी के परपेंडिकुलर है। मतलब जो सबसे बाहर होगा ब्रैकेट के, उसके तो परपेंडिकुलर होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर होंगे उसके क्या होगा, पैरेलल या कोप्लेनर होगा उसके साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। यदि मैं ऐसा लिखता हूं, यदि मैं इस तरह से लिख के देता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, फिर मैंने लिखा बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर मैंने लिखा सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर मैंने लिखा बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर मैंने लिखा सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो यहां साइकिल चल गई। तो इसको ये वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो आई होप यहां तक जितना भी आपको मैंने बताया है वो सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पढ़ेंगे, ग्रेडियंट में डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है, उसके क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कल ही डाइवर्जेंस, और बी और सी वेक्टर होंगे। हाँ, बी और सी वेक्टर। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल, है ना, जो इंटीग्रेशन से जो स्टोक्स थ्योरम होती है और जो थ्योरम होती है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो भी हम यहीं पर क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज है 8 तारीख, तो करीबन 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा वेक्टर्स, और वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चंस होंगे। क्या बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? सब वेक्टर है, सब वेक्टर। देखो यहां पर जो आरएचएस में लिखा हुआ है ना, ये आरएचएस में, ये आरएचएस में लिखा हुआ है, ये बी जो है ये स्केलर बन गया, स्केलर, और ये ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, तो स्केलर का स्केलर के साथ ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। फिर यहां पर ए डॉट बी बनेगा स्केलर, और स्केलर का स्केलर के साथ ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कोई डॉट नहीं लग रहा हुआ है बीच में, तो ये स्केलर में लेना है। फिर ए डॉट सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो स्केलर बन जाएगा, तो स्केलर इंटू स्केलर, फिर यहां पर भी स्केलर इंटू स्केलर, तो सारी की सारी जो क्वांटिटी आएगी वो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। यहां पर वेक्टर लगा लो ये। हाँ जी, क्लियर है अभी यहां तक? ठीक है, तो अब मिलेंगे अपन कल के लेक्चर में, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ठीक भाई।